अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरे बच्चे, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चे, पास पेपर्स का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। जो पास पेपर्स की सीरीज है, इसके अंदर मेरा बेटा हम लोग करेंगे क्या, जो डिफरेंट एमडी कैट की यूनिवर्सिटीज है, या ज्यादा अच्छा टर्म होगा, जो डिफरेंट हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं मेरे बच्चे, इन डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के जो पास पेपर्स हैं, ओरिजिनल पास पेपर्स, उनको मेरा बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा होगा कि जिसको इस बात की अहमियत का बताना जरूरी होगा कि इनका सॉल्यूशन कितना जरूरी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुके हैं जहां पर जाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो आपने कोशिश करनी है, एक एक क्वेश्चन को गौर से देखना है, जो टॉपिक उसमें बताया गया है उसको मेक श्योर करो कि आपने वो टॉपिक कवर किया हुआ हो, क्योंकि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है, आगे पीछे का क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे बच्चे, इसमें हम नम्स के भी पास पेपर कवर करेंगे, सिंध की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी पास पेपर्स होंगे, पंजाब की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे, केपीके या खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे, बलूचिस्तान के भी होंगे, सिमिलरली आजाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद और गिलगित, इन सब की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे। आहिस्ता 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 चीजें अपलोड होती जाएंगी। साथ ही साथ मेरा बेटा, अगर आप कहीं पर भी फंसते हो फिजिक्स को लेकर, कि आपको लगता है कि यार मुझे फिजिक्स का ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने मेरे बच्चे फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग, फिजिक्स का जो मेरा कंप्लीट कोर्स है उसकी रिकॉर्डिंग मैंने YouTube पर अपलोड की हुई है। कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग YouTube पर अपलोड हुई हुई है, क्लास 11 की और क्लास 12 की, डिटेल में पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। साथ ही साथ मेरे बच्चे, अगर आप फिजिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में फंसते हो, केमिस्ट्री में या बायो में या इंग्लिश में या LR में, तो मेरे बच्चे आप हमारा एमडी कैट का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको इस कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाती है। अगर सिर्फ फिजिक्स मसला है तो सिर्फ फिजिक्स के लिए तो मेरे YouTube लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं पास पेपर की सीरीज। ऑल द वेरी बेस्ट। Question number 1. Carry two masses of 7 kg and 3 kg respectively are hanging on a frictionless pulley. ठीक हो गया, दो मासेस है हमारे पास, ठीक है जी, और दोनों को हम लोगों ने पुली के अगेंस्ट ऐसे हैंग किया हुआ है, एक 7 kg का, एक 3 kg का। डन हो गया। कह रहे कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन। ऐसे केस में मेरे बेटे जो एक्सेलरेशन निकाली जाती है ऑफ द सिस्टम, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ठीक हो गया सर जी। अब आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। मासेस का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, m1 7 है, ठीक है जी, m1 कितना है 7 और m2 कितना है भाई 3, तो 7 माइनस 3 कितने हो जाएंगे सर आपके पास 4, और नीचे क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 10। डन हो गया सर। जी को यहाँ पे 10 ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए। मजे की बात अगर आप देखें सर, तो 7 प्लस 3 भी 10 होता है और ये 10 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बच क्या जाएगा 7 माइनस 3। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है, करेक्ट हो जाता है हमारे पास ऑप्शन डी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी को हम लोगों ने एग्जैक्टली ऊपर की तरफ थ्रो किया विद इनिशियल स्पीड ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u कितनी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी इसको u कहते हैं, 500 मीटर पर सेकंड आ गई है। कह रहे नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस व्हाट मैक्सिमम हाइट विल इट अटेन। ये कितनी हाइट अटेन करेगी आपने ये बताना है। डन हो गया सर। तो अब ये हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, देखो मेरे बच्चे आपके पास यहाँ पे लग जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो हाइट होती है ये बराबर होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ओके हो गया सर जी। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमारे पास v की जो वैल्यू है, चूंकि ऊपर जाके कहीं ना कहीं इसने रुकना है, तो इसका मतलब फाइनल स्पीड तो सर अपवर्ड मोशन में 0 हो जाएगी, 0 का स्क्वायर आ गया, माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 500 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2, और बॉडी ऊपर जा रही है तो g की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी माइनस का 9.8। डन हो गया। आगे चलते भाई, आगे हमारे पास क्या हो जाएगा,
अब फिलहाल इसको अपनी आसानी के लिए काम करते हैं सर, राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास अगर हम 9.8 के बजाय 10 ले लें और अप्रोक्सीमेट आंसर की तरफ जाएं तो आसानी हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, सही सोच रहे हो, तो वैसे ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के 500 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। डन हो गया सर। 2 अंडों का स्क्वायर हो जाएंगे 4 अंडे, ये आ गए 4 अंडे, माइनस जो बाहर लिखा हो तो एज इट इज आ गया, और नीचे क्या आ गया माइनस का 20, माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया आपके पास। डन हो गया सर जी। अब देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो गया आपके पास, ये भी सही हो गया आपके पास, समझ में आता है। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 से 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 12.5 जार, ठीक है जी। बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, 125 के ऊपर आपके पास ये 250 को कैंसिल कर देगा, आगे क्या बच जाएंगे 2 जीरो, ये हो जाएंगे 12500, और यूनिट आ जाएगा मीटर्स में, क्योंकि हाइट निकाली हम लोगों ने। सर आंसर सारे किलोमीटर में है, तो भाई डिवाइड बाय 1000 कर दो सिंपली अपने पास। जैसे ही डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 12.5 किलोमीटर्स। अब आंसर में 12.7 है, 13.7 है, 15 है और 16 है, तो नियरेस्ट वैसे तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि 12.7 है। और वो क्यों सर चेंज आया मेरा आंसर, क्योंकि मैंने जी की वैल्यू को 9.8 के बजाय 10 ले लिया था, इसलिए। ठीक हो गया भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड। सर ये तो पिछले सवाल जैसा ही है। इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी आ गई हमारे पास, 98 मीटर पर सेकंड आ गई। फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड मोशन की कितनी होती है, 0 होती है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी की वैल्यू हमारे पास ऊपर जा रहा है तो माइनस का 9.8 लिया जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। फिर सवाल वही है, हाउ हाई डज इट राइज, बताओ कितनी हाइट चूज करे, टच करेगा ये। अब हाइट का फॉर्मूला सर अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का 2g, माइनस क्यों सर, g की वैल्यू माइनस में लेनी है इसलिए। ओके हो गया। तो v हमारे पास है 0 का स्क्वायर, u हमारे पास है 98 का स्क्वायर। डन हो गया। और डिवाइड में क्या -2, जी की वैल्यू खुद कह रहे हैं 9.8 ले लो। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सवालों को ना साइंटिफिक नोटेशन में लाके ज्यादा आसानी हो जाती है। ऊपर 0 का स्क्वायर तो 0 रहा, माइनस आ गया। 98 को मैं 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 भी तो लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना। 10 मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया, 10 की पावर 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। और उसके ऊपर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर भी दोनों पे आ गया। डन हो गया सर, ये दोनों पे स्क्वायर लगा दिया आपने। नीचे क्या लिखा हुआ -2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। फायदा क्या हुआ, 9.8 से एक 9.8 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। 9.8 डिवाइड बाय 2 होता है 4.9, और 4.9 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, 10 की पावर 2 का मतलब 100 से। तो हाइट कितनी निकल के आ गई मेरे पास, 490 मीटर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर हमारे पास, फिर ऑप्शन सी हो जाएगा इस तरह से करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे विच क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ टू बेस क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिसको दो बेस क्वांटिटीज की जरूरत होती है अपने आप को डिफाइन करने के लिए। करंट, सर करंट तो इटसेल्फ एक बेस क्वांटिटी है, जो ऐसे ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं उसमें से करंट भी एक होता है, और मजे की बात टेम्परेचर भी एक होता है, तो टेम्परेचर भी एक बेस क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये दोनों तो ऑप्शन से ही कट जाएंगे, क्योंकि ये तो एक अकेले बेस क्वांटिटी है। फोर्स को देखें तो फोर्स होता है सर मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मजे की बात, मास तो एक बेस क्वांटिटी होती है, लेकिन एक्सेलरेशन जो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये मिलके बनती है आपके पास वेलोसिटी और टाइम से। ओके हो गया। तो बचा क्या, चार्ज। सर चार्ज को देख लेते हैं। चार्ज खुद बराबर होता है बेटा करंट इनटू टाइम के। मजे की बात, करंट भी बेस क्वांटिटी, ठीक है, और टाइम भी बेस क्वांटिटी जो किसी से मिलके नहीं बनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, दो बेस क्वांटिटी से मिलके फिर चार्ज बनता है आपके पास। ऑप्शन बी विल बिकम आवर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस C is equal to epsilon naught A upon D। डन हो गया। When the space between the plates is vacuum and the plate separation is D। ठीक हो गया। जब आपके पास दो प्लेट जो है वो कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और दोनों के दरमियान, प्लेट्स के दरमियान सिर्फ हवा भरी हुई है, ठीक है। तो ऐसे केस में इनकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, जिसमें D क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस होता है दोनों प्लेट्स के दरमियान, और A क्या होता है, एरिया होता है किसी भी प्लेट का। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास इन्हीं दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने लाके क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। कहां कह रहे हैं सर, अरे अभी सवाल पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कहां कह रहे हैं, टेंशन नहीं लो, अभी समझाता हूं, ठीक है जी। पहले मैं जरा ये डाइलेक्ट्रिक बना दूं। ये आ गया हमारे पास हमारा डाइलेक्ट्रिक। अच्छा जी सर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक आ गया। और डाइलेक्ट्रिक भी कैसे किया समझना, कह रहे हैं व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज वैक्यूम एंड द प्लेट सेपरेशन इज D, कह रहे हैं अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D/2। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो हम लोगों ने इसके बीच में लाके रखा है उसकी थिकनेस कितनी है, D/2, यानी कि आपके पास इसकी थिकनेस कितनी आ गई भैया, D/2 आ गई। डन हो गया सर जी, इसकी थिकनेस आ गई D/2। ओके हो गया। एंड द रिलेटिव परमिटिविटी K, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम लोग एप्सिलॉन R कहते हैं, वो कितनी है हमारे पास, K है। अच्छा जी, कह रहे सो दैट इट फिल्स
half the separation and touches one plate, तो ये क्या कर देता है आपके पास आधी सेपरेशन फिल कर देता है d/2, तो बाकी आधी में कौन हो जाएगा, एयर आ जाएगी भाई, बाकी आधी में कौन आ जाएगा, एयर आ जाएगी। कह रहे हैं द रिमेनिंग हाफ ऑफ द गैप इज वैक्यूम, बाकी जो हाफ है वो सब क्या है, वैक्यूम है। कह रहे फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस, आप बताओ न्यू कैपेसिटेंस कितनी होगी इसकी। तो सर ये तो कंपाउंड कैपेसिटेंस का केस है जिसमें डाइलेक्ट्रिक और एयर दोनों शामिल हो जाते हैं आपके पास। तो कंपाउंड कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस होती है मेरे बेटे, जिसको यहाँ न्यू कैपेसिटेंस कह रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एप्सिलॉन आर डिवाइडेड, सॉरी माय बैड, इसका फॉर्मूला होता है सर ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, ठीक है जी, प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अब ये टी कौन है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आओ जरा चीजें पुट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डी, डी कितना है, डी ही है, और डी टी थिकनेस कितनी थी, d/2 है सर, तो उसकी जगह मैंने थिकनेस की जगह टी की जगह d/2 लिख दिया। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस में d/2 और एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर खुद कितना है आपके पास सर, कापा है, तो ठीक हो गया, कापा लिख देते हैं भाई, कोई मसले की बात नहीं है। और इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करना पड़ जाएगा सर, कर लेते हैं, कौन से मसले की बात है यार, इतना एल्शियम शेल्शियम तो लेने आते हैं, एक में से आधा निकाल दोगे तो आधा बच जाएगा, ये हो जाएगा d/2 प्लस यहाँ आ जाएगा d/2 के, डन हो गया सर। अब अगर नीचे हम देखें तो हमें एलसीएम लेना पड़ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर, और ले लेते हैं, तो देख लेते हैं भाई न्यू कैपेसिटेंस कितनी बनती जा रही है। तो मैंने आपके पास ऊपर तो ए एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहने दिया, नीचे मेरे पास एलसीएम आ गया 2k, डन हो गया सर। जब एलसीएम आ गया आपके पास 2k, तो आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में क्या चीजें आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास kd और प्लस में आ जाएगा डी सर, डन हो गया। अब एक काम करते हैं, जो 2k सबसे नीचे लिखा हुआ है इसको टॉप पे ले जाते हैं, ये टॉप पे चला जाएगा आपके पास, और नीचे हमारे पास d को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा k+1, बेहतरीन हो गया सर। ये जो a एप्सिलॉन नॉट ओवर d लिखा हुआ है, ये a एप्सिलॉन नॉट ओवर d, ये अगर हम देखें तो ये आपके पास सर सवाल खुद बोल रहा था किसके बराबर है, c के बराबर है, ओके हो गया। तो सर यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, c लिख सकता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बच जाएगा मेरे पास, 2k अपॉन k+1 और मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, c। अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है भी कि नहीं है हमारे पास, तो 2k ओवर k+1 इंटू c, ए कह रहा है 3/2 c गलत, ये कह रहा है सिर्फ c, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन c, 2k डिवाइडेड बाय 1 प्लस k इंटू c, ठीक हो गया जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, सही सर, पहले तो मास पता लग गया m, इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड u कितनी है 0, इट स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है भाई आपके पास 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, फाइंड इट्स मोमेंटम p फाइंड करना है आफ्टर 3 सेकंड्स, टाइम पता लग गया, ओके हो गया सर। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है सर, ये बराबर होता है p इज इक्वल टू mv। अब ये v फाइनल वेलोसिटी कहां से लाए, फाइनल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर होती है u प्लस at के, इनिशियल स्पीड खुद बोलने कितनी है भाई 0 है, तो ये हो जाएगा सिंपली v किसके बराबर at के, रख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा mat, तीनों चीजें बताई हुई है सर, जल्दी पुट करें। मास कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 2 kg, एक्सेलरेशन दी हुई है आधा 0.5, टाइम कितना दिया हुआ है 3, 2 का आधा 1 होता है और 1 3 3 होते हैं, तो मोमेंटम निकल के आ जाएगा 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ए कह रहा है 2, गलत कह रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं विच पेयर इंक्लूड्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी की कोई सी भी फॉर्म, मेरे बेटे हमेशा याद रखना, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी की कोई सी भी फॉर्म हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जबकि हम पीछे सवाल में ही पढ़ के आए, ये मोमेंटम जो है ये होता है अमाउंट ऑफ मोशन, और ये हमेशा एक प्योरली वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोशन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही होता है। तो इसमें एक स्केलर आ गई, ठीक है सर, और दूसरी कौन सी आ गई, वेक्टर आ गई, डन हो गया सर। पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर है, कि अभी आपने बताया सारी एनर्जी स्केलर होती है, और वर्क और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, तो वर्क भी स्केलर होता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से सर ये दोनों ही वेक्टर है आपके पास, वेट और फोर्स ये भी दोनों वेक्टर है, तो ले दे कि एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, एक स्केलर एक वेक्टर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है स्टोन इज वर्ल्ड, इट एक्सपीरियंसेस एन इनवर्ट फोर्स बाय द स्ट्रिंग। एक स्टोन को हम लोग घुमा रहे हैं ऐसे सर्कल के अंदर, ठीक है जी, जिस स्ट्रिंग से बांध के घुमा रहे हैं उस स्ट्रिंग के ऊपर एक इनवर्ट फोर्स लग रही है, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ लग रही है। इस इनवर्ट फोर्स को, जो कि किसी भी बॉडी को मेरे बेटे सर्कल में रोटेट करवाती है, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और मजे की बात, सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो ये बराबर होता है mv² के, यानी कि ये फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या सर उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, नहीं सर पिटल कहते हैं। क्या वो टेंजेंट होती है, नहीं सर वो तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होती है। टेंजेंट तो ये पॉइंट होता है, टेंजेंट तो वेलोसिटी होती है, टेंजेंट नहीं होती। बी, क्या वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ स्पीड के, जी हां सर, देखें वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ स्पीड के, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन 9 कह रहे 1 वोल्ट कैन बी डिफाइंड एज, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं भैया? 1 वोल्ट, वोल्ट जो होता है वो क्या होता है सर? वो एक्चुअली बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, जिसका मतलब वो कैसे डिफाइन किया जाएगा? 1 जूल पर कूलम के आपके पास। आओ जरा ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए कह रहा है 1 जूल वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बिल्कुल सही है। 1 जूल वर्क हो रहा है 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए, तो वो आंसर क्या बनाएगा? 1/1 1 ही बनाएगा। तो यही है डेफिनेशन सर 1 वोल्ट की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। ठीक है भाई, लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल आपके पास कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ 1 किलोवाट पावर दैट इज 1000 जूल्स पर सेकंड इन 1 आवर इज, पावर कितनी है? 1 किलोवाट है। एक घंटे में बताओ ये आपके पास आर नहीं सॉरी टाइम लिखते हैं सर, टाइम। अच्छा जी, टाइम 1 आवर है ना, ये लो ऐसे लिख लेते हैं। बोलने के एक घंटे में बताओ कि आपके पास कितना वर्क हो रहा होगा, तो सर वर्क बराबर होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के। डन हो गया। पावर कितनी है? 1 किलोवाट आवर। टाइम कितना है? 1 आवर। तो वर्क डन कितना हो गया सर आपके पास? 1 किलोवाट आवर। अच्छा जी, ए कह रहा है किलोवाट आवर, वाट आवर मिला मेगावाट, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए किलोवाट आवर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं द फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है सर, पी निकालना है। शुड बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज कितना? ट्वाइस। मैग्नीफाइड कितनी हुई? 2 गुना। मैग्निफिकेशन होता है इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस तरह से तो सर इमेज डिस्टेंस बराबर आ गया 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। डन हो गया। अब यहां पे एक काम करते हैं, लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f बराबर है 1/p प्लस 1/q के। डन हो गया सर। तो ये हो जाएगा 1/p प्लस 1/q की जगह क्या आ जाएगा? 1/2p। डन हो गया सर। p और 2p का एलसीएम हो जाएंगे 2p, ये बन जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा सर आपके पास 3/2p। डन हो गया। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 2p/3। तो सर सिर्फ p की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? अकेला कर लो, ये हो जाएगी 3f डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ है 10 डिवाइड बाय 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15। तो फोकल लेंथ की सॉरी क्या कहते हैं आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं इन अ डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट व्हेन द सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम द aperture और lenses are used to make the wave fronts plane। बहुत दूर है सोर्स और स्क्रीन, एक दूसरे से बहुत दूर है। देखो जब सोर्स और स्क्रीन एक दूसरे के फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब करीब होते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे में जो डायफ्रैक्शन हमें मिलती है, ऐसी डायफ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। ठीक है जी, ऐसी डायफ्रैक्शन को क्या कहते हैं? फ्रेस्नेल। लेकिन जब बहुत दूर हो जाते हैं, यानी कि तकरीबन हम ये कह सकते हैं इनफिनाइट डिस्टेंस पे आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सूरज से आने वाली रोशनी की डायफ्रैक्शन करना चाहता हूं, तो ऐसे केस में बेटा जो डायफ्रैक्शन हमें मिलती है वो कहलाती है हमारे पास फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। अब ये कहना है बहुत दूर रखे हुए दोनों चीजें एक दूसरे से, जब दूर रख दोगे सोर्स और स्क्रीन को तो आपके पास कौन सी डायफ्रैक्शन आ जाएगी सर? फ्रॉनहोफर। माइकलसन, न्यूटन, आइंस्टाइन सब गलत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। मूविंग ऑन, Question 13 कह रहे which of the following electromagnetic phenomenon wave nature is not enough to explain। wave nature इनमें से किसको explain नहीं कर सकती? फोटो इलेक्ट्रिक, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। सर इंटरफेरेंस को तो वेव नेचर ही करती है, क्योंकि इंटरफेरेंस सिर्फ वेव आपके पास परफॉर्म कर सकती है, पार्टिकल्स नहीं। सिमिलरली डायफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एनी ऑब्स्टिकल, ये भी वेव परफॉर्म कर सकती है, कोई पार्टिकल नहीं। और पोलराइजेशन तो प्रॉपर्टी ही ट्रांसवर्स वेव की होती है, इसके अलावा पार्टिकल की नहीं। तो ले देके बचा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन समझा तो दें कैसे? देखो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉर एग्जांपल आती है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, और वो किसी भी मेटल सरफेस पे मौजूद इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती है, कोलाइड कर गई उससे, पार्टिकल लाइक बिहेवियर दिखाया, बाहर निकाल दिया। वेव ऐसा नहीं कर सकती। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर स्टडी करनी पड़ती है, वेव नेचर से बाहर निकल चुका होता है आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या कह रहा है? अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक बॉडी उसको रिलीज करा हमने रेस्ट से, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। जाहिर सी बात है उसको नीचे कौन खींचेगी? ऑब्वियस सी बात है सर, ग्रेविटी खींचेगी, आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन खींचेगी। वेरी विच स्टेटमेंट करेक्टली रिलेट्स टू द मोशन ऑफ न्यूटन लॉस? ठीक, दिस मोशन टू न्यूटन लॉ, सॉरी, इसमें न्यूटन लॉ किसके
स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकता है या फिर न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है, पढ़ते आए। ए कह रहे इट इलिस्ट्रेट्स न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ को एग्जांपल है। फर्स्ट लॉ की एग्जांपल कैसे है? सिंस द बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन, बिल्कुल सही है, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगी कोई वो रुकेगी नहीं, या जब वो तक वो गिर नहीं जाती वो रुकती नहीं, आपके पास वो चलती रहेगी। जिसका मतलब एक बॉडी अगर चल रही है तो वो चलती चली जाती है, रुकी हुई तो वो रुकी रह जाती है। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाए। बी इट इलिस्ट्रेट्स न्यूटन सेकंड लॉ, कि बी कह रहा है न्यूटन का सेकंड लॉ, ए नहीं है। क्यों? सिंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, क्योंकि सेकंड लॉ से कहता है जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सर ये तो दोनों ही सही लग रहे हैं, क्योंकि पहले वाले में भी ऐसी हो रहा है, रुकी हुई थी कब तक? जब तक ग्रेविटी ने उसको खींचा नहीं। दूसरा वाला भी सही कह रहा है, ग्रेविटी ने खींचा, एक्सेलरेशन आ गई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिर सी पढ़ते हैं। इट इलिस्ट्रेट्स बोथ न्यूटन एंड फर्स्ट सेकंड लॉ। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ को इलिस्ट्रेट कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिंस द चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू अ नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास फिर ऑप्शन सी, कि पहला और दूसरा दोनों ही लग रहे हैं। अच्छा, डी में तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या दिया, खुद पूछा था न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग बताओ, तो आर्किमिडीज वाला तो ऑप्शन ही वेग हो गया ना बच्चे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे इफ रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटेंसिटीज, अगर जो रिजल्टिंग इंटेंसिटीज है आपके पास, फॉर एग्जांपल दो वेव सुपर इंपोज करती हैं इस तरह से कि क्रस्ट और ट्रफ आपके पास सुपर इंपोज कर गए, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी बढ़ जाती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसे कौन सी इंटरफेरेंस कहते हैं सर? ये है बेटा डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें बढ़ जाता है, डिस्ट्रक्टिव में कम हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा फिर हमारे पास? ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं फॉर 0 to 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, 0 डिग्री से हीट करके कहां तक ले गए हम? 10 डिग्री तक ले गए। किसको? वाटर को। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ क्या होगा? देखो बेटा, पानी के साथ आपके पास एक अजीबो गरीब किस्म का बिहेवियर है जिसको हम कहते हैं एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनॉर्मलस एक्सपेंशन में क्या होता है आपके पास? नॉर्मली चीजें गर्म करने के ऊपर आपके पास फैलती हैं, एक्सपेंड करती हैं। वाटर की कहानी क्या है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब तुम इसको हीट करते हो तो ये पता है क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और 4 डिग्री से ऑनवर्ड जब भी आप हीट करते हैं तो फिर वो एक्सपेंड करता है। तो इसका मतलब वाटर का एनॉर्मलस बिहेवियर क्या है कि 0 से 4 तक तो वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा हीट करने पे, उसके बाद वो एक्सपेंड करेगा, यानी कि इसका वॉल्यूम पहले कम होता है, बाद में बढ़ जाता है। ए कह रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ नहीं रहा सर, कम भी हो रहा है। अच्छा, बी कह रहा है कम हो रहा है, गलत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले कम होता है 0 से 4 तक और फिर उसके बाद आपके पास 4 से 10 तक क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा वॉल्यूम। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, 17 कहना in an organ pipe if a person blows harder which properties of the sound waves change, अगर मैं तेजी से फूंकूं, ज्यादा जोर से फूंकूं, तो आपके पास ऑर्गन पाइप की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी जो उसमें से साउंड वेव्स निकलनी है? क्या उसकी स्पीड चेंज होगी? सर साउंड वेव्स की जो स्पीड होती है, ठीक है, जो साउंड वेव्स की स्पीड होती है अकॉर्डिंग टू लैप्लास वो मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, वो मीडियम की चेंज होने से चेंज होती है आपके पास, ठीक है जी। तो वो आपके पास मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि साउंड की स्पीड डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि मीडियम थोड़ी चेंज हो रहा, ठीक है जी। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो साउंड की स्पीड भी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब मीडियम सेम है, हवा ही है, तो स्पीड में चेंज तो नहीं आ रहा, 1 में कोई चेंज नहीं आ रहा। 2 एम्पलीट्यूड जरूर बढ़ जाता है। क्यों? जब आप जोर से फूंकते हो तो जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है वो ज्यादा होती है मेरे बेटे आपके पास, क्योंकि आपने ज्यादा एनर्जी लगाई। तो जब आपने ज्यादा एनर्जी लगाई, पार्टिकल की वाइब्रेशन बढ़ गई तो साउंड का एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी अगेन आपके पास डोपलर भैया ने हमें सिखाया है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, सॉरी डोपलर कह रहा हूं, आपके पास ऑर्गन पाइप की स्टडी से हम लोगों ने ये सीखा है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपके पास स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पाइप। अच्छा जी, अब स्पीड ऑफ वेव तो चेंज नहीं हो रही, आपने बताया, लेंथ ऑफ द पाइप भी चेंज नहीं हो रही, सवाल ऐसा कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ, इंटेंसिटी। देखो बेटा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, जिसका मतलब 2 और 4 में चेंज आ रहा है। 1 और 2 में आ रहा है, गलत। 1 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, सब गलत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4 में चेंज आ रहा है आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं अ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 500 ml एट 760 टॉर। इनिशियल वॉल्यूम आ गया, इनिशियल प्रेशर आ गया। व्हाट विल बी द प्रेशर? प्रेशर निकाल के दिखाओ, P2। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 300 ml, अगर उसका वॉल्यूम जो हमारे पास हम कितना रिड्यूस करते हैं आपके पास 300 ml रिड्यूस करते हैं, यानी कि V2 कितना हो जाए आपके पास 300 ml। अब बताइए सर, सिंपल बॉयल्स लॉ, P1 V1
बराबर होता है P2V2 के। डन हो गया। अब P1V1 कितना है हमारे पास सर? प्रेशर 1 है 760, वॉल्यूम 1 है सर हमारे पास 500, प्रेशर 2 कितना है सर? ये तो निकालना है। वॉल्यूम 2 कितना है सर? 300। आओ सॉल्व करते हैं। दो अंडों से दो अंडे काटे गए आपके पास। डन हो गया सर जी, ये तो कट गया आपके पास। अब क्या करेंगे? अब देखो आपके पास ये हो जाएगा 760 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। ओके हो गया। अब कैसे सॉल्व करें सर इसको? अब भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई मसले की बात नहीं है आपके पास। देखो 760 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 760 को जब मैं आपके पास 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 3800। डिवाइड में कौन आ गया? 3। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करें? आओ करते हैं। तो भैया ये हो गया आपके पास 3 बाहर और 38 अंदर रख लेते हैं 2 जीरो के साथ। हम देख लेंगे क्या बनने वाला है। जब 38 लिखा मैंने तो 12 पे आ गया आपके पास 36। डन हो गया सर। 2 बचा, पॉइंट लगाया। ठीक है जी, पॉइंट लगाने के बाद क्या लगाएंगे? गंडा। तो ये हो जाएगा 12.6। डन हो गया। 18 आ गया, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट की वजह से गंडा लगेगा, फिर 6 लगेगा क्योंकि 12 से फिर 3 6 18 होते हैं, फिर 2 बचेगा। तो ये 6 चलता रहेगा सर इस तरह से। तो इसका मतलब आंसर कितना आ रहा है? 12.66। और ये दो अंडे नहीं लिए थे ना आपने, दो अंडे लगा देंगे तो हो जाएगा 1266। और यूनिट क्या लग जाएगा आपके पास? टॉर। तो है कोई ऑप्शन? जी सर, ए में ही लिखा हुआ है ऐसा ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, 1266.67 टॉर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं स्टूडेंट कैलकुलेट्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एज 1.65, 1.72, 1.89। ये उसके आंसर आने करीब करीब है, यानी कि तकरीबन सबको राउंड ऑफ कर लें तो अराउंड 1.7 के अराउंड ही चल रहा है आंसर। बट व्हेन ही चेक्स इट्स आंसर कम्स आउट टू बी 2.35। एक्यूरेट आंसर कौन सा है? 2.35 है, लेकिन उसका क्या आ रहा है? 1.6, 1.7, 1.8। ये तो ऐसा हो गया सर कि फॉर एग्जांपल मैं डार्ट्स खेल रहा हूं, ठीक है, मुझे निशाना मारना है, ये रेड, ये बुलजाई है, ठीक है, मैं बुलजाई पे नहीं मार रहा, मेरे सारे डार्ट्स यहां जाके लग रहे हैं, लग सारे करीब रहे, लेकिन एक्यूरेट नहीं लग रहे, बुलजाई नहीं हिट कर रहे आपके पास, एक दूसरे के करीब जरूर लग रहे हैं। तो ये जो एक दूसरे के करीब लग रहे होते हैं ना मेरे बच्चे, इन वैल्यूज को हम कहते हैं कि ये वैल्यूज आपके पास कहलाती हैं कि ये प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट ये कब होती? जब ये बुलजाई को टच करती। सिमिलरली अब ये देखो ना, ये तीनों वैल्यूज एक्यूरेट नहीं आ रही, लेकिन प्रिसाइज जरूर है, करीब करीब जरूर है। तो इसका मतलब प्रिसीजन है, एक्यूरेसी नहीं है। ए कह रहा है नो प्रिसीजन नो एक्यूरेसी, गलत। बी कह रहा है नो प्रिसीजन बट एक्यूरेट, प्रिसीजन तो है, एक्यूरेसी नहीं है। सी कह रहा है नो एक्यूरेसी बट प्रिसाइज, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, नो एक्यूरेसी बट प्रिसाइज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हीटिंग अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर कांस्टेंट वॉल्यूम कह रहा है, तो इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में आप जितनी भी हीट देते हो वो आपके पास सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी चेंज करती है, और क्या वर्क करती है? नहीं सर, वर्क नहीं करती, क्योंकि वर्क बराबर होता है पी डेल्टा वी के, और डेल्टा वी जीरो होता है तो ओवरऑल वर्क जीरो होता है। जिसका मतलब जितनी भी हम हीट देंगे वो सिर्फ क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी आपके पास, और इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक होता है मेरे बच्चे चेंज इन टेम्परेचर से। तो जितनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी चेंज होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर भी चेंज होगा। इसका मतलब आइसोकोरिक में हीट करने से दो चीजें चेंज हो रही हैं, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है आपके पास। करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर नहीं, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। 21 कह रहे लाइट पासिस थ्रू टू पैरेलल स्लिट्स एंड फॉल्स ऑन स्क्रीन, द पैटर्न प्रोड्यूसेस ड्यू टू इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली बात है, इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। और देखो आपके पास जब लाइट स्लिट से निकलती है ना मेरे बच्चे, तो स्लिट से निकलने के बाद ऑब्वियसली बात है कि वो नैरो ऑब्स्टिकल से निकल रही है तो वो बेंड होगी। जब वो बेंड होगी तो इंटरफेरेंस तो ही है, ये जो ऑब्स्टिकल के अराउंड बेंडिंग हुई है इसे हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस तो वहां पे होगी जहां पे ये दोनों लाइट रेज जाके मिलेंगी, लेकिन ये जो बेंडिंग हुई है इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन। तो ये जो पैटर्न बना ये इंटरफेरेंस की वजह से तो बना, एक और वजह जिसकी वजह से बना वो क्या हो जाएगा सर आपके पास? ऑप्शन डी, डायफ्रैक्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे a racing car accelerates uniformly through 3 gears, changes with the following average speed। 20 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड के लिए रही, 40 मीटर पर सेकंड 2.05 के लिए रही, और 60 मीटर पर सेकंड 6 सेकंड के लिए रही। कह रहे व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, निकालते हैं। अच्छा ये देखें, देखो अब आपके पास सबसे पहले काम करते हैं, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है सर वो तो याद करा दें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है भैयों टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सही है, ये दो ही चीजें चाहिए सर, बिल्कुल ऐसे ये दो चीजें चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सर हम लोगों को, अगर हम देखें हर सेक्शन का स्पीड और टाइम बताया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस, सिंपली डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पहले हिस्से में जो कवर हो रहा होगा तीनों हिस्सों का निकालते हैं। पहले हिस्से में स्पीड कितनी है? 20, टाइम कितना है? 2 सेकंड्स।
डन हो गया सर। टोटल डिस्टेंस निकाल लेना, सारे डिस्टेंस निकाल लो, दूसरे से निकालो। स्पीड है 40, टाइम है 2.05, 40 और 2.05, डन हो गया सर। और तीसरे में स्पीड है 60, टाइम है 6, डन हो गया सर। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया मैंने। अब सबको प्लस कर देते हैं, तो जब प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22 ज़ा 40, 42.05 ज़ा 82 प्लस 66 हो जाएंगे 360, डन हो गया। सबको प्लस कर दो सर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 482। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 482 मीटर्स। टाइम कितना आ गया टोटल, प्लस कर लें सर डायरेक्ट, 2 प्लस 6 8, 8 और 2.05 सर, ये हो जाएंगे 10.05 सेकेंड्स, डन हो गया। एक तरीके से 480 मान लूं अगर मैं ऊपर और नीचे 10 मान लूं, तो 10 1 10 और 10 48 हो जाएगा आपके पास। तो तकरीबन जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा हमारा, 48 मीटर पर सेकेंड। 12 गलत, 13.3 गलत, 40 भी गलत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 48 मीटर्स पर सेकेंड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहे रेडिएशंस द चीफ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। बिल्कुल सही है, रेडिएशन एनर्जी ट्रांसफर का एक बड़ा अच्छा मेथड है हमारे पास। चीफ मेथड्स में से एक है, कौन सी एग्जांपल इनमें से एक, ए फ्रॉम द सन टू अर्थ टू एन अर्थ सैटेलाइट, अर्थ एंड सैटेलाइट होना चाहिए वैसे तो, एक सन से लेके जो अर्थ तक या किसी सैटेलाइट तक हमारे पास जो हीट रिसीव हो रही है, क्या वो रेडिएशंस के थ्रू हो रही है? बिल्कुल सही कह रहा है सर ये तो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता, कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, और विदाउट मीडियम जो आपके पास हीट ट्रेवल करती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन, क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स के तौर पे मूव कर रही होती है आपके पास। अच्छा, बी कह रहा है फ्रॉम गैस फ्लेम टू वाटर इन अ टी केटल, गैस फ्लेम से जो पानी में जा रही है, नहीं सर ये तो पहले मेटल का, केटल का मेटल आ जाता है जिसमें कंडक्शन होती है, तो ये तो रेडिएशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स आ गए, तो इसलिए गलत है। सी फ्रॉम अ सोल्डरिंग आयरन टू मेटल्स, सोल्डरिंग आयरन से भी आपने मेटल को टच करना होता है जिसको आपने सोल्ड कर रहे होते हो, तो वहां पे भी कंडक्शन हो जाती है सर आपके पास क्योंकि मटेरियल आ गया। डी फ्रॉम वाटर टू एन आइस क्यूब, पानी के ऊपर जो आइस क्यूब फ्लोट कर रही है उसमें सर, उसमें कन्वेक्शन की वजह से जाती है आपके पास, गलत हो गया। फ्रॉम मटेरियल्स टू सराउंडिंग एयर, एयर में भी पार्टिकल्स आ गए, कन्वेक्शन आ जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, रेडिएशन की एक एग्जांपल लिखी हुई है सिर्फ, फ्रॉम the sun to an earth and satellite. Moving on, 24 कह रहा रॉकेट मूव्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे मूव करता है आपके पास रॉकेट? देखो बेटा, रॉकेट में होता क्या हमारे पास, सिंपली रॉकेट के अंदर आपके पास उसमें से जो उसके अंदर फ्यूल होता है, उस फ्यूल को हाईली एनर्जी के साथ बर्न करके एज अ गैस एक्सपेल किया जाता है बैकवर्ड, ताकि आपके पास एक फॉरवर्ड मोमेंटम क्रिएट हो। तो मोमेंटम क्रिएट किया जाता है, एक बैकवर्ड मोमेंटम से फॉरवर्ड मोमेंटम क्रिएट किया जाता है, जिसका मतलब टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इसमें ना मास कंजर्व रहता है, ना फोर्स, ना एनर्जी, बल्कि क्या रहता है हमारे पास, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो रॉकेट की मूवमेंट का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25 कहते द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल्स। सर पीछे 3-4 दफा जिक्र कर चुके हैं इसका हम लोग, कि लाइट किसी भी ऑब्स्टिकल के अराउंड जो बेंड होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस को, इसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, डायफ्रैक्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 26 कहते द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ड्रैग फोर्स किसने बताई थी सर, आपको निकालना याद है आपको, स्टोक्स लॉ ने बताई थी। वो बताई थी कि भाई एक स्फेरिकल बॉडी के ऊपर किसी भी विस्कस फ्लूइड के अंदर जो ड्रैग फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा, वेयर ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस ऑफ स्फीयर, वी टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब ड्रैग फोर्स रेडियस के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी उसकी पावर 1 के साथ, लीनियर के साथ रिलेशनशिप है आपके पास, आर स्क्वायर नहीं है। सिर्फ करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, आर। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं वेबर इज अ यूनिट ऑफ, आइए देखते हैं भैया। देखो बेटा, ये जो वेबर होता है ना आपके पास, ये वेबर एक्चुअली बराबर होता है टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर के। अच्छा सर देखते हैं, टेस्ला यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, तो बी ए सर ये तो फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, इसका मतलब वेबर किसका यूनिट हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का आपके पास। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना मैग्नेटिक फोर्स, बल्कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फ्लक्स। 28 कह रहा है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि द अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग पोजीशन टू द अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग मोमेंटम। ठीक है जी, ये आपके पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ये तकरीबन बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, प्लैंक्स कांस्टेंट के। अब अगर ये बोल रहे हैं डिक्रीजिंग द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम की, नॉट पोजीशन, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी अगर मैं कम कर देता हूं तो आपके पास पार्टिकल की अनसर्टेनिटी क्या होनी चाहिए। देखो सिंपल है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर रहना चाहिए भाई, एच के। अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है तो इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए ना, ताकि बराबर एच के ही रहे।
बिल्कुल सही है सर। इसकी अगर कम कर रहे हो, आंसर यही चाहिए, तो ऑटोमेटिकली एक्स को बढ़ाना पड़ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसको इंक्रीज करना पड़ जाएगा। क्या इंक्रीज कर देंगे अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, या डिक्रीज करेंगे, या कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या एलिमिनेट ही कर देंगे? नहीं सर, इंक्रीज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज होगी तो आपके पास हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड रहेगा। मूविंग ऑन 29 कह रहे द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है सर ये बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। वर्क होता है सर उसका यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट होता है सर हमारे पास कूलम, और मजे की बात जूल पर कूलम ऐसा ही सिस्टम में बराबर होता है वोल्ट के। तो ईएमएफ का यूनिट क्या बन गया सर आपके पास? ना न्यूटन पर कूलम, ना वॉट, बल्कि ये क्या बन जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, वोल्ट। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे द क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज, दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, लेट्स से एक वेक्टर है ए, ठीक है जी, ये आ गया सर। एक वेक्टर है सर आपके पास बी, दोनों पैरेलल हैं, दोनों का दरमियान एंगल कितना आ गया? 0 डिग्री। आओ क्रॉस निकालते हैं दोनों का। तो सर ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर होता है? पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका साइन, और दोनों के जो आपके पास प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है वो लगा देते हैं। अब मजे की बात यहाँ पे कुछ भी लिखते जाओ आगे पीछे, साइन के साथ 0 आ गया है। जब साइन के साथ 0 आ गया तो सर साइन 0 तो 0 होता है, जो कि सब ही को 0 कर देगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर आपके पास? नल वेक्टर आएगा आंसर। यस, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, नल वेक्टर। इसका आंसर आता है हमारे पास नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है आपके पास? आर्बिट्ररी होती है। अब थोड़ी सी यहां पे एक चीज याद रखिएगा बेटा, अगर पेपर में यही सवाल ऐसे आ जाए, अगर पेपर में यही सवाल ऐसे आ जाए कि द मैग्नीट्यूड, सिर्फ अगर पूछते कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, सिर्फ पूछते मैग्नीट्यूड, तो आंसर फिर 0 हो जाता आपके पास, ठीक है? सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछते तो आंसर 0 हो जाता। इस चीज का बस ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक हो गया मेरे बच्चे? फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, नल वेक्टर।